जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट है दोस्त श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं बीएड प्रवेश परीक्षा कला वर्ग का ये 2021 का मॉडल पेपर है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आपके वहां पर मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। जीएस के मैंने 2 पार्ट बना दिए हैं। इसके अलावा मैं अगले ही दिन से, कल से ही शायद जीएस के पूरे फिर से सीरीज शुरू करूंगा और आप इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन जो है कला वर्ग के, वो कहीं ना कहीं जीएस से ही जुड़े रहते हैं। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस के तड़के पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना है तो 6397850110 से जरूर जुड़ें। तो चलिए, आज 2021 का मॉडल सॉल्व पेपर है, ये है कला वर्ग का। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51 कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन समझिएगा, राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। मनुस्मृति में, कल्हड़ की राजतरंगिणी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, या बाणभट्ट के हर्षचरित में। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका सही जवाब है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही राज्य का सप्तांग सिद्धांत मिलता है। सप्तांग मतलब कि ऐसे ही 7 चीजों में डिवाइड करना। कितने चीजों में डिवाइड करना? 7 चीजों में डिवाइड करना। जैसे कि पहले नंबर पे कौन रहेगा, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरा, चौथा, ये सारी चीजें कैसे फिक्स होंगी। जैसे पहले नंबर पे स्वामी रहेगा, राजा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अमात्य यानी मंत्री, तीसरे नंबर पे जनपद, दुर्ग, चौथे पे दुर्ग, पांचवें पे कोष, छठवें पे दंड यानी सेना, और 7वें पे मित्र। तो इस तरीके से 7 भागों में डिवाइड किया गया था। किसने डिवाइड किया था? कौटिल्य ने डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थान है। राजगीर, नालंदा, बोधगया या वैशाली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है इसका, वैशाली ही जो ऐसा स्थान है जो जैन और बौद्ध दोनों का धर्म का तीर्थ स्थान वहां पर है। बौद्ध संबंधित कौन थे? भगवान बुद्ध थे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। वहां से निकल के आते हैं, भगवान बुद्ध कहलाते हैं। और जैन में जो इंपॉर्टेंट है उसमें कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो है 24वें तीर्थंकर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक क्या था? सिंह था। क्या था? सिंह था, ठीक है। चलिए और आइए, क्वेश्चन नंबर 53 है, गुप्त राजाओं के बाद किस राजवंश के शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया। राष्ट्रकूट, पल्लव, वर्धन या फिर चोल। तो किसने बनवाया था? देखिए, गुप्त शासकों ने तो बनवाया था, गुप्त राजाओं ने किसका चिन्ह बनवाया था? राजकीय चिन्ह बनवाया था गरुड़ का। लेकिन उसके बाद किसने बनवाया? तो पल्लव ने बनवाया था। किसने बनवाया? पल्लव ने बनवाया था, ठीक है। पल्लव जो है ये कहां पर है? ये भैया दक्षिण भारत के क्षेत्र में पल्लव पड़ते थे, ठीक है। पल्लव ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? कांची। कहां पे है? कांची। कांची कहां पे है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फतवा-ए आलमगीरी नामक इस्लामिक कानून का संग्रह किस मुगल शासक के काल में किया गया था? औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में किया गया था फतवा-ए आलमगीरी? ये किया गया था औरंगजेब के शासन काल में। किसके शासनकाल में किया गया था? औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकाल की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसकी पुत्री थी? वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, ठीक है ना। और रजिया जो है शासन कब की थी? तो रजिया ने शासन किया था आपका 1236 से लेकर के 1240 के बीच में, ठीक है ना। हाँ, यही वो हैं जो जिन्होंने जो है कपड़ों पर भी पाबंदियां लगाई कि बुर्का पहन के नहीं आना है। पर्दा प्रथा को उन्होंने त्यागवा दिया था, खुद ही ये पर्दा प्रथा हटा दी थी, ठीक है। और यहाँ पर कौन है? ये इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किया? अबुल फजल, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, राजा मान सिंह या फिर दारा सिको। तो 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाजी इब्राहिम सरहिंदी। इन्होंने क्या किया था? अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था। किसने? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने ही किया था। इन्होंने और किसका किया था? इन्होंने रामायण और महाभारत का भी किया है। किसका किसका? रामायण और महाभारत का भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कल ही ये क्वेश्चन ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था और देखिए आज ये आया हुआ। तो देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पर आ रहा है तो आप उसका जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? सबसे पहली बात याद रखो, जब मैं पढ़ाता हूं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहली बात याद रखो, मार्च लिखा था, दांडी मार्च, तो ये शुरुआत भी इसकी कब हुई थी? मार्च में हुई थी, है ना, मार्च के महीने में हुई थी। यहां से ये चीज याद हो जाएगा। डेट क्या थी? 12 मार्च। दांडी यात्रा समाप्त कब हुई? 6 अप्रैल को। कब हुई? 6 अप्रैल को। गांधी जी को लेकर के कितने लोग थे? गांधी जी को लेकर अगर पूछेगा तो 79। अगर गांधी जी के अलावा कितने लोग थे तो 78 + 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको सेट करोगे, ठीक है। जब वो 6 अप्रैल को पहुंचते हैं, वहां वो नमक कानून तोड़ते हैं और फिर क्या शुरू करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में की गई? लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेलिंगटन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 58 का सही जवाब है लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कारण ये था साइमन कमीशन का विरोध करने का, क्योंकि इसमें 7 सांसद थे, 7 ब्रिटिश सांसद थे, मतलब जितने भी थे सब गोरे गोरे थे सांसद सारे, भारतीय कोई नहीं था, भारतीय कोई नहीं था, सारे के सारे इसमें ब्रिटिश थे। इसलिए हुआ इसका विरोध कि साइमन वापस जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर, लखनऊ या फिर लाहौर अधिवेशन? तो किस अधिवेशन में रखा गया था? वो था आपका ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन। कब किया गया था पूर्ण स्वराज का लक्ष्य? 1929 में। कौन अध्यक्ष था? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को यह घोषणा की गई थी कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रहेगा। कांग्रेस का लक्ष्य क्या रहेगा? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य। एक बात और याद रखो, जब संविधान बन के तैयार हो गया था लेकिन फिर उसे लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये हुआ कि कोई ऐसे डेट को रखा जाए जिससे हमारी पुरानी यादें भी ताजा होती रहे, इसलिए 26 जनवरी को जाकर के हमने संविधान को लागू किया था, ठीक है। हमारा संविधान बन चुका था 26 नवंबर तक ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1946 के चुनाव के बाद, वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी? बंगाल, बंबई, संयुक्त प्रांत या फिर मद्रास? तो मुस्लिम लीग ने कहां बनाई थी? वो बनाई थी आपकी बंगाल में। कहां बनाई थी? बंगाल में उन्होंने यह सरकार बनाई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस दर को भारत, चीन एवं म्यांमार, एक सेकंड, हाँ लिखा गया है देखिएगा, किस दर्रे को, दर्रे नहीं है दर्रे, किस दर्रे को भारत, चीन, म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? बोमडिला, जिलेपला, नाथुला या फिर दीपू दर्रा? तो किस दर्रे को कहा जाता है? इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आपका ना, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा देखो ऐसे, ये सिक्किम बना, ये भूटान वाला एरिया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ठीक है। ये मेघालय बन रहा है आपका, और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन समझो। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आपकी ये वाली है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की। अब दीफू दर्रा यहाँ से सटा हुआ म्यांमार है, मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूँ। ये वाला सटा हुआ एरिया क्या है? म्यांमार हो गया। और इसके ऊपर मैं इसे ब्लैक से दिखाऊंगा चाइना को, तो यहाँ पे ये चाइना है, ठीक है ना। अब जो कह रहा है कि दीफू दर्रा त्रिकोणीय संगम, तो दीफू दर्रा आपका यहीं पे है, ठीक है। मैं इसको किस कलर से दिखा दूं आपको? चलो भैया, चलो 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 चलो, हरे से दिखा देता हूँ, हरे से नहीं पीले से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपका दिखा, ये हो गया आपका दीफू दर्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो भैया, बड़ा गर्मी लगता है, पंखा उनका बंद करना पड़ता है, 3 मंजिला ऊपर मकान है, भगा भभक के जो है गर्मी आती है, और तुमसे जो है लाइक से सब्सक्राइब ना होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल वैशाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? शीतकाल के अंत में आता है, ग्रीष्म काल के आरंभ में आता है, वर्षा ऋतु में आता है, या शुरुआती शीतकाल में आता है? तो काल वैशाखी कब आता है? ये आता है ग्रीष्म काल के आरंभ में। कलर चेंज कर लें, चलो ग्रीष्म काल के आरंभ में आता है क्या? काल वैशाखी, ठीक है। काल वैशाखी या इसको नार्वेस्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काल वैशाखी या नार्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ आता है? देखो इसका प्रभाव देखो, एक तो पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, पहला। दूसरा आपका बिहार हो जाएगा, तीसरा आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। तो 3-4 राज्यों को काफी प्रभावित करता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या फिर कृष्णा नदी? तो देखो
पहले तो लोकेशन समझ लो, ये तुम्हारा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ये देखो, ये आपकी नर्मदा नदी की बात हो रही है, नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है, और फिर गोदावरी बहती है इस साइड से, ठीक है, और फिर आती है आपकी कृष्णा आती है इस साइड से, ठीक है, और फिर ये कावेरी है, सबसे नीचे कावेरी हो गई। अब मैं लिख दूं एक बार, नहीं तो तुम लोग कहोगे गोलमाल कर गए हैं। तो ये देखो, सबसे नीचे वाली कौन सी हो गई इस समय, कावेरी हो गई। इससे ऊपर कौन सी है, कृष्णा हो गई। इससे ऊपर कौन सी है, गोदावरी है। और इससे ऊपर कौन सी है, नर्मदा है। ठीक है, अब चलो, पेनगंगा किस किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। 63 का ए क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, पारादीप बंदरगाह, गंगावरम बंदरगाह, या फिर ओखा बंदरगाह, या वाइजैग, या फिर विजाग बंदरगाह। ठीक है, विजाग बंदरगाह या कौन सा है, तो इसमें जो है देखो, सबसे गहरा कौन सा है, वो है आपका गंगावरम बंदरगाह। गंगावरा बंदरगाह ये कहां पर है, ये विशाखापट्टनम। कहां पर है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, गंगावरम। चले, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है, बागानी फसलें, नकदी फसलें, खाद्य फसलें, या फिर खाद्य व नकदी, किस में रखा जाता है, ये रखी जाती है आपकी बागानी फसलों में। कौन, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची एवं मिर्च, ये किस में रखी जाती हैं, ये रखी जाती है आपकी बागानी फसलों में। ठीक है, इनको रोपण कृषि या बागानी कृषि भी कहा जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66 की जारवा एवं सेंटिनली जनजातियां भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश। पहली बात तो आप समझ लो, ये कहां पर है, ये हमारी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है वो समझ लो, जैसे कि ये हमारा ये भारत हो गया। ठीक है, ये भारत हो गया। अब देखो, भारत के जब तुम अपने इधर मैप से देखोगे, जो मैं बना रहा हूं उसमें राइट साइड देखोगे, देखो ये से बन रहा है ना, यहाँ पे तुम्हारा अंडमान निकोबार है। ठीक है ना, और मैं पीले रंग से नीले रंग से कर देता हूँ, इधर तुम्हारा देखोगे तो लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे क्या मिलता है आपको, ये चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, अब जैसे हो जाएगा, एक सेकेंड, चलो, अब जैसे हो जाएगा, पूछा कि जारवा और सेंटिनली जनजातियां, तो ये कहाँ मिलेंगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है, झांसी, कोयंबटूर, जोधपुर या करनाल। तो ये कहां पर स्थित है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यूपी का है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, झांसी। कहां पे है, झांसी। कब बना था, 1962 में। कब बना था, 1962 में। इसमें क्या होता है ना, देश विदेश से लोग और जितने भी चारा अनुसंधान जो घासें हैं बड़ी बड़ी, उनकी जानकारी, उनका एनालिसिस किया जाता है, और तब जो है ये अनुसंधान संस्थान कहां पर बना है, 1962 में झांसी में बनाया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये कहां पर है, ये है आपका झारखंड में। कहां पे स्थित है, झारखंड में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, 1974 में इस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। क्या घोषित कर दिया गया, टाइगर रिजर्व क्षेत्र इसको घोषित कर दिया गया। कब, 1974 में, नॉट 76, 1974 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ओजोन परत किस में पाई जाती है। ओहो, अरे भैया, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर, ये क्वेश्चन एक ना एक आना तय रहता है। इसको मैं अभी बता देता हूँ कैसे याद रखना। देखो, इसको याद रखना आई मोस्ट से। कैसे याद रखना, आई मोस्ट, EIM। अब मोस्ट में ओ आता है ना, यहाँ पे S लिखो और T लिख दो। अब ओ गायब नहीं किया बाबू भैया, ओ मैं यहाँ लिखूंगा, S के नीचे वाले में इसे लटका दूंगा। ठीक है, अब देखो कैसे, सबसे जो निचली परत है वो है ट्रोपोस्फीयर, उसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर की निचली परत में क्या होता है, ओजोन है, ओजोन परत है। कौन है, ओजोन परत है। उसके बाद मीसोस्फीयर, उसके बाद आइनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। समझ में आया, ये परत कैसे डिसाइड हो गई, कैसे मैंने तुम्हें बताया है, इसको ऐसे याद रखना है, आई मोस्ट को। ठीक है, बिल्कुल। इसके स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में क्या मिलती है, ओजोन परत। ठीक है ना, इसका कितना डिफरेंस रहेगा, ओजोन परत कैसे बनती है, ओजोन बनती है O3 से। कैसे बनती है, 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से। ठीक है ना, चले
चले 10 से 20 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है? बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, वरुण ग्रह या फिर मंगल ग्रह? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। कौन हो जाएगा? शुक्र ग्रह। रेड कर दो। चलो, शुक्र ग्रह जो है ये पहले दिखाई पड़ता है। इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन बोलते हैं, या पृथ्वी की भगनी बोलते हैं। भगनी मतलब पर्यायवाची हो गया बहन का, ठीक है। सांझ का तारा, भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को ही बोला जाता है। भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है जब विधेयक राज्यसभा से पास होता है, जब विधेयक लोकसभा से पास होता है, जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, और जब विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पास हो जाता है। देखो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है। क्योंकि संसद का मतलब क्या हो गया बाबू भैया? एक तो प्रेसिडेंट हो गया, दूसरा लोकसभा हो गया, तीसरा राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा, राज्यसभा इन दोनों में घूमने के बाद वो सबसे लास्ट में कहाँ पहुंचता है? प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही प्रेसिडेंट का उस पर सिग्नेचर होगा, अगर सिग्नेचर नहीं हुआ तो मामला लटका रहेगा बाबू भैया। तो इसीलिए क्या जरूरत है? सिग्नेचर होना। जैसे सिग्नेचर हुआ वो तुरंत ही क्या हो जाएगा? वो अधिनियम बन जाएगा, ठीक है, वह विधेयक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची? तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची यानी कौन सी है? वो होती है आपकी समवर्ती सूची, ठीक है ना। क्या होती है? समवर्ती सूची किसमें होती है? 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना। जिसमें देखो 3 सूचियां होती हैं। एक तो ये तुम्हारी समवर्ती सूची हो गई, दूसरा एक होती है राज्य सूची होती है, ठीक है, और एक होती है केंद्र सूची होती है, और एक कौन सी हो गई? समवर्ती सूची। अब थोड़ा सा समझो इस बात को। देखो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 3 सूचियों से संबंधित है। पहले समवर्ती हटा देता हूं, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब वो सूची कौन कौन सी है? एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है कि जिसमें राज्य भी अपना हिस्सा देगा और केंद्र भी अपना हिस्सा देगा उसमें, ठीक है, अपनी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करता है, ठीक, वो होती है। अब दूसरी चीज समझ लो कि ये समवर्ती सूची यानी 7वीं अनुसूची कहां से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है ना। दूसरी चीज 6वीं अनुसूची में क्या होता है? 6वीं अनुसूची में जनजातियों के बारे में, SC ST के बारे में बताया गया है, जनजातियों के बारे में बताया गया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। अब आप मुझे बताओगे कि 9वीं अनुसूची, कमेंट में करके बताओ कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कह सकता हूं कि पहला संविधान संशोधन इसी से जुड़ा हुआ है। एक हिंट मैंने दे दिया है, अब आप ढूंढो और इसे कमेंट में बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 73 है कि 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, अनुसूचित जनजातियों की सूची में राजस्थान के गुज्जर समुदाय को शामिल करना, संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना, एक सेकंड, हाँ, और गिरफ्तारी के तहत व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 108वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है कि संसद एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। यानी 33% महिला आरक्षण आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन है? राज्य के महाधिवक्ता, ठीक है, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 155, 162 या फिर 160? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता का मतलब क्या होता है? महाधिवक्ता मतलब समझो वो राज्य का वकील हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई केस हो गया, राज्य ने कुछ कर दिया तुम्हारे साथ, घर ले लिया, जमीन ले लिया, कुछ ले लिया, तुम गए केस करने, तो ये तुम्हारा अपना वकील होगा, ठीक है। लेकिन राज्य का भी तो कोई वकील होना चाहिए ना कोर्ट में, तो यहाँ पर महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है, ये यही लड़ने आते हैं, ठीक है। और इनके बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 165 में दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मौलाना आजाद? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देश के प्रथम गृह मंत्री क्या थे? गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री क्या थे? उप प्रधानमंत्री, ना कि प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, पहले गृह मंत्री हैं और देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है।
इन्हें जो है सरदार पटेल को संविधान सभा की मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक की सलाहकार समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, ये सलाहकार समिति है और वो सलाहकार यानी अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबू वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, कौन? अम्बेडकर जी। ठीक, डन, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब कर दे बाबू। चलो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए? 42वां, 40वां, 38वां या 35वां? तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। कब आया था? 1976 में। कब आया था? 1976 में। ठीक है ना, यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, यह किसमें है? यह अनुच्छेद 51A में है। ठीक है ना, किसमें है? अनुच्छेद 51A में है। पहले शुरुआत में कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक और जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया? वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है वो एक और जोड़ा गया था। ठीक है, चलें, डन करें। चलिए, अच्छा याद कैसे रखना है? अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब आया था। तो आप क्या याद रखोगे? 1976 लिखते हो, जब ये आप 4 + 2 को जोड़ोगे ना तो 6 आएगा, तो ये 6 हो गया। याद रखो, मैं बता रहा हूँ कैसे। फिर पूछते हैं 44वां संविधान का संशोधन कब आया था। अब देखो आपका दिमाग काम करने लगा होगा, क्योंकि जब 4 + 4 को जोड़ोगे तो लास्ट में 8 आना चाहिए, काम खत्म। समझे बाबू? आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा दूसरा स्तर है? क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, अब बताइए। देखिए दूसरा कौन सा है? ऑप्शन आपके जिला पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत या फिर ग्राम सभा। इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? पंचायत समिति। देखो सबसे ऊपर कौन रहेगा? जिला परिषद। त्रिस्तरीय है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा बनाई गई थी। जिला परिषद, जिला परिषद के बाद फिर पंचायत समिति आ गई। ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, पंचायत समिति। और फिर तीसरे स्तर पे क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? कोलकाता, गुवाहाटी, मद्रास और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुवाहाटी। क्या पूछा है? फिर से समझो। भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है? तो किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? तो वो होता है आपका गुवाहाटी। कारण क्या है? देखो, एक असम तो यहाँ पे है, पूर्वोत्तर क्षेत्र आप समझ ही रहे हो। मैं मैप बनाऊं या ना बनाऊं? चलो अच्छा बना ही देता हूँ। ये लो बाबा, थोड़ा सा इधर उधर होता हुआ जो है हमारा मैप तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो मैं लोकेट कर रहा हूँ, आप लोग देखते चलो। ठीक है, नीले रंग से करूंगा। अच्छा पहले अरुणाचल प्रदेश समझ लो। अरुणाचल प्रदेश का एरिया ये यहाँ तक है। ठीक है ना, ये ऐसे, चलो कलर कर दिया। ठीक है, अब ये देखो सबसे नीचे देखोगे, ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये उसके बगल वाला मिजोरम हो गया, उसके ऊपर जो है मणिपुर है, इसके ऊपर नागालैंड हो गया। ठीक है, और ये जो हल्का सा ढकुआ टाइप का निकला ना, ढकुआ, ये मेघालय हो गया। क्या हो गया? मेघालय हो गया। यहीं पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां। अब ये सब अब मैं बना रहा हूँ ब्लैक कलर से। अब देखो, अब ये सब जिससे टच हो रहा ना, ये पूरा का पूरा असम है। अब देखो, असम की राजधानी क्या होगी? गुवाहाटी। और गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय अब किससे टच हो रहा है? अब समझो, एक तो असम को लेगा ही लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मणिपुर को लेगा। अब लोकेशन समझोगे तो समझ में बहुत आएगा। मेघालय को लेगा, नागालैंड को लेता है, त्रिपुरा लेता है, अरुणाचल प्रदेश लेता है। ठीक है, और मिजोरम लेता है। समझ में आई गया होगा। ठीक है ना, तो इस न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने राज्य आ जाते हैं? 7 राज्य आ जाते हैं। 7 राज्य आ जाते हैं। ठीक है, डन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा होगा बाबू भैया? वित्त मंत्रालय द्वारा ही इसको सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता? लोगों के खर्च में कमी, उच्च अप्रत्यक्ष कर, मुद्रा कीमत में कमी या सरकारी खर्च में कमी? तो यह इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोगों के खर्च में कमी मुद्रास्फीति का कारण नहीं बन सकता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमेटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके स्पॉन्सर बैंकों से मिलाने का सुझाव दिया? रंगराजन कमेटी, दत्त कमेटी, खुसरो कमेटी या फिर मोइली कमेटी? तो वो कमेटी कौन सी थी? देखो वो कमेटी थी आपकी खुसरो कमेटी। कौन सी कमेटी थी? खुसरो कमेटी। कब बनी थी? 1989-90 में यह कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उत्पाद शुल्क, आयकर, सेल्स टैक्स या फिर वैट? तो इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? तो जो आयकर होता है वो क्या होता है? वो होता है एक डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, यानी एक ऐसा टैक्स जो व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जिसने इसे अधिरोपित किया है। डन आ गया? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब आप डायरेक्ट लेके जाते हो। जैसे मान लो आपने कोई चिप्स खरीदा, ठीक है, तो उस पर जो है टैक्स की वैल्यू लिखी रहती है, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। आपने डायरेक्ट वहां नहीं दिया, कंपनी को आपने चिप्स का टैक्स जो है डायरेक्ट नहीं दिया। अब पैकेट पैकेट लोग खरीद के ले जा रहे हैं, तो वहां पर टैक्स इंक्लूड रहता है, तो आप एक तरीके से कंपनी को इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। ठीक है, समझ में आया? और डायरेक्ट टैक्स क्या होगा कि आप सीधे कंपनी में जाकर ले दो कि लो भैया तुम अपना टैक्स लो, हमको चिप्स दे दो, तो वो काम तो आप करते नहीं हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको समझ में शायद आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 कि किस समस्या से निपटने के लिए नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई थी? ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, बंधुआ मजदूरी या ग्रामीण एवं शहरी गरीबी दोनों? तो किससे निपटने के लिए? तो वो था आपका शहरी गरीबी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1989-90 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर है 84 कि राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? रिजर्व आवश्यकताओं में बदलाव से, तरलता एवं सरकारी खर्च से, कराधान एवं सरकारी खर्च से या खुला बाजार परिचालन से? तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? कराधान एवं सरकारी खर्च से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? सरकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, प्राइवेट बैंकिंग या फिर गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत आता है? तो माइक्रो क्रेडिट का मतलब हो गया कि वो गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्त के अंतर्गत ये आता है। ये कंपनी अधिनियम कौन सा है? 1956 में जो कंपनी अधिनियम बना था ये उसी के अंतर्गत आया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 86 है कि उद्धार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्धनधार, उत्धनहार, उत्धरदार और उद्धनदार। तो उद्धार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धनहार। देखो ये एक जो संधि है ये है आपकी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं। तब ये होता है कि जब आप ता वर्ग वाला पकड़ेंगे तो उसका जो तीसरा खंड होता है ता, था और दा, ठीक है, तो यहां से इसमें आना है, यही होता है आपके व्यंजन संधि में। ठीक है, तो यहां से जब ये ता जो है किस में चेंज हो जाएगा? वो दा में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? उद्धार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मृत्युंजय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुव्रीहि समास? ठीक है, तो मृत्युंजय में कौन सा समास है बताइए? इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसके पिछले पेपर में मैंने क्लियर बता दिया था, जब दोनों पद ही प्रधान ना हो, ना पहला पद और ना ही दूसरा पद, इन दोनों में कोई भी प्रधान नहीं होता है और इन सब से जुड़ करके कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो फिर वो किस में आ जाता है? बहुव्रीहि समास में। और मृत्युंजय का मतलब क्या हो गया कि वो किस में चला जाएगा? वो भगवान शिव को समर्पित हो जाएगा। इनका एक नाम क्या है? मृत्युंजय नाम है। ठीक है, चलें। मृत्युंजय का मतलब क्या होगा? मृत्यु को जीतने वाला। तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसका तीसरा मतलब क्या निकल जाएगा? भगवान शिव। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तूफान आने का संदेह, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। मेरा घर में तुम्हारी स्वागत है, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बताइए इसमें। देखो पहली बात तो समझो, तूफान आने का संदेह नहीं, आने की आशंका होती है। तूफान आने की आशंका। ठीक है, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो, इसके दो कारण हो सकते हैं। यहाँ मात्र हटा सकते हो। मेरा घर में नहीं, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, तो यहाँ से मेरे हो जाएगा, और घर में तुम्हारी हटा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तीनों इस तरीके से गलत हो गए। शुद्ध कौन सा हो जाएगा? कि मेरे माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ठीक है, यही एक सही जवाब हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? कि अपने हाथ से दान करना। अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, और मनमानी करना। तो 89 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अपने आप से काम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति, जुगुप्सा, वात्सल्य या फिर निर्वेद? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। रति किसका हो जाएगा स्थायी भाव? देखिए रति जो है ना वो श्रृंगार रस का, सॉरी श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते हैं, ये आपकी हिंदी में आ जाएगा।
तो ऐसे लिखो, जब सही लिखाने का तरीका हो तो सही लिखो। श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वो रति हो जाएगा। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य रस ही होता है, वात्सल्य ही होता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, श्रृंगार का रति होता है, और शांत रस का निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 91, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक, रूपक, अंतरास या फिर श्लेष अलंकार। तो कौन सा अलंकार है, ये होता है आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि दोनों बार देखो, काली घटा का घमंड घटा, एक तो ये घटा है और एक ये घटा, ये दो बार घटा शब्द आया, शब्द एक ही है, लेकिन क्या होगा कि इसके अर्थ जो है वो बदल जाएंगे, ठीक है, दोनों का अर्थ बदल जाएगा, दोनों का अर्थ। पहली घटा का अर्थ है घने बादल, काली घटा यानी घने बादल, घने बादल। और दूसरी घटा का अर्थ होगा कम होना, क्या होगा, कम होना, ठीक है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूप यमक अलंकार हो जाएगा। 91 का ए, यमक अलंकार। 92 है, रजनी ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में कौन सा काल है, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल या फिर असामान्य काल। तो 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्तमान काल। रजनी ने पुस्तक पढ़ी है, ये कौन सा हो जाएगा, वर्तमान काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, माता जी ने रोहित को कुछ फल दिए, रेखांकित पद में विशेषण का कौन सा प्रकार है। रेखांकित तो यहाँ कुछ किया ही नहीं, टाइप रहे, चलो अच्छा देखता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन ही देख लोगे तो पकड़ में आ जाएगा। चलो, माता जी ने रोहित को कुछ फल दिए, सर्वनामी विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो, जो ये पूछा हुआ है ना, वो हो जाएगा आपको कुछ के पास। अब रेखांकित पद कहाँ हो जाएगा, कुछ के पास, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने कहा था ना, मम्मी से जब मैं कहता था कि मुझे कुछ दो, मुझे चप्पल फेंक के मारती थी, कहती थी कुछ का मतलब तो बता दिया अगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94 कि हाँ, क्वेश्चन आ गया है, ये इंग्लिश है, चूज द अल्टरनेटिव विच मीनिंगफुल कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है ना। अब हमें कंप्लीट सेंटेंस को चूज करना है और यहाँ पर इसका मतलब समझना है। चलिए, द कमिटी दिस क्वेश्चन केयरफुली, डिबेट्स, इंस्ट्रक्ट्स या ऑब्जर्व या फिर टेल्स। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका डिबेट। किसमें हो जाएगा, आपका डिबेट, ठीक है ना। द कमेटी डिबेट्स दिस क्वेश्चन केयरफुली, इसका मतलब कमेटी जो है, जो डिबेट करती है, यानी सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक वो पढ़ती है या बहुत ध्यानपूर्वक उस पर डिबेट करती है। तो ये इस क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है कि चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब आपको इसमें से कोई एक वर्ड चुनना है, ठीक है, पूरी लाइन दी हुई है, उसमें से एक। 95 क्वेश्चन क्या है, देखो पहले कि मेडिसिन गिवन टू काउंटरैक्ट पॉइजन। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दवा कौन सी होती है जिसको दिया जाता है, यानी कि जो जहर को काउंटर करती है, जहर की प्रतिक्रिया को काउंटर करने वाली दवा को क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीडोट, एंटीसेप्टिक या फिर एंटीफंगल। तो उसको क्या कहेंगे, एंटीडोट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीडोट बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायलेशन ऑफ द सेंसिटी ऑफ द चर्च। इसके लिए एक शब्द निकालना है। कौन सा शब्द निकालना है, केवल एक शब्द, वो आपको बताना है, इन्फ्रिंगमेंट, इररिवेंस या फिर ट्रांसग्रेशन या फिर सैक्रिलाइज। तो इसमें क्या होगा, 96 का सही जवाब। 96 बताइए, वॉल्यूशन ऑफ द सेंसिटी ऑफ द चर्च, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैक्रिलाइज। क्या हो जाएगा, सैक्रिलाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 और 98, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। आपको विलोम शब्द निकालना है। ब्लीक, ब्लीक का अर्थ बताना है और कैसे, डल है, डार्क है, ब्राइट है या एक्सपोजर है। देखो ब्लीक का जो है विलोम क्या हो जाएगा, देखो ब्लीक मतलब नीरस, एकदम से कोई रंग नहीं है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, बिल्कुल चमकदार। क्या हो जाएगा, बिल्कुल चमकदार यानी ब्राइट हो जाएगा। अमेजिंग, अमेजिंग का बताना है आपका, तो एस्टॉन्डिंग, क्लैम्सी, फिल्मी या मोनोटोनस। अब इसमें आपको बताना है 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, अमेजिंग का मतलब क्या होता है, अद्भुत, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, मोनोटोनस। क्या हो जाएगा, मोनोटोनस, ठीक है। 99 और 100 में क्या करना है आपको, द विच ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको ना उस जो मीनिंग दी हुई है, जैसे कनिंग दिया हुआ है, अब कनिंग का आपको निकालना है। तो कनिंग का मतलब देखो क्या होता है, कनिंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जैसे चालाक, ठीक है, क्या हो जाएगा, चालाक। अब यहाँ पर देखो उसका सही जवाब क्या निकल के आएगा, क्योंकि क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक होता है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। नाइब मतलब होता है अनुभवहीन, क्या होता है, अनुभवहीन।
और इनोसेंट मतलब क्या होता है, मासूम, क्या होता है, मासूम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू भैया, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्लेवर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अरे भैया थोड़ा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो महाराज। चलो क्वेश्चन नंबर 100 पे आओ। एब्रेशन, एब्रेशन का जो है आपको बताना है कि इसका एक सही सेंटेंस क्या निकल के आएगा। ऑप्शन आपका जस्टिफिकेशन, डेविएशन या इंटेंसिफिकेशन या फिर रेशनैलिटी। अब देखो एब्रेशन का मतलब क्या होता है, एब्रेशन का मतलब होता है आपका विपथन, क्या होता है, विपथन, ठीक है ना। अब देखो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है विचलन, डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचलन, ठीक है ना। एक सेकंड, ए विचलन, अब ये वाल लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है गहनता, और रेशनैलिटी का मतलब होता है चेतना, ठीक है ना। अब समझो इस बात को कि इसमें सही शब्द वो कौन सा है जो आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से सही लगाना है। एब्रेशन का मतलब क्या होगा, विपथन। इसमें से एक शब्द देखोगे ऑप्शन नंबर बी, डेविएशन, डेविएशन का क्या है, विचलन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगर आप यहां तक आ चुके हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अपने साथियों के साथ शेयर करो, लोगों का सम्मान करो, और नेक्स्ट वीडियो फिर तुरंत कुछ देर बाद आ जाएगी। तो आप जो है आप यहाँ तक आए हैं तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। गवर्नमेंट कॉलेज तो यूं ही मिलेगा, बस आप मॉडल पेपर जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट सीरीज आने वाली है। धन्यवाद।